हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर, इस यूनिट के अंदर एक तो दे रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला जो टॉपिक है वो, और फिर उसके बाद में दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और द मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए अपने को कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का पता होना चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले अपन कुछ बेसिक बातें करेंगे और फिर अपन टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो देखिए, जेनेटिक्स जो है उसको स्टार्ट करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ क्या है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जीवन को लगातार बनाए रखने की बात कर रहे हैं अपन। तो वो कैसे बना जा सकता है? तो मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ with the help of reproduction is called the continuity of life। यानी कि एक स्पीसीज या एक लाइफ कोई भी है, एक्स वाई जेड, कोई भी जाति की, कोई भी स्पीसीज की, वो लाइफ कंटिन्यू बनी रहेगी। कैसे? जब पहले वाली से नेक्स्ट, नेक्स्ट वाली से नेक्स्ट क्या होते जाएंगे? प्रोजेनिज प्रोड्यूस होते जाएंगे। ठीक है ना। तो लाइफ जो है ये अपनी एज कंप्लीट करके, लाइफ स्पान कंप्लीट करके यहाँ पे जा रहा है, उससे पहले अपने समान संतति पैदा करके जा रहा है, प्रोजेनी पैदा करके जा रहा है, जिससे ये जो लाइफ है इस स्पीसीज की वो कंटिन्यू चलती रहेगी। और बनने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं? प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जैसे हैं। तो जेनेटिक्स की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही क्या है? यहाँ पे जेनेटिक्स कहाँ पे छुपा हुआ है इस टॉपिक में, कि ये जो ऑर्गेनिज्म बनते जा रहे हैं, एक स्पीसीज के मेंबर वैसे के वैसे बनते जा रहे हैं। तो इसका मतलब पहले वाली जनरेशन जो है उससे नेक्स्ट जनरेशन या प्रोजेनी के अंदर करेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ है। और ये जो करेक्टर्स का ट्रांसफर है, इसकी जो स्टडी है या फिर कुछ डिफरेंसेस शो कर रहे हैं, उन डिफरेंसेस की जो स्टडी है वो किसके अंतर्गत आती है? जेनेटिक्स के अंतर्गत। इसलिए पहली चीज हमें ये पता होना जरूरी है कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो है उसका कहीं ना कहीं आधार जो है वो क्या है? जेनेटिक्स है। दूसरा, दिस इज ऑल्सो द बेसिस वी कैन से एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। कोई भी जाति है उसके बने रहने के लिए भी ये क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? विद द टाइम जो है क्या चेंजेस, और वो भी कैसे? अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिससे उसको सिलेक्ट किया जा सके नेचर के द्वारा। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही नए ऑर्गेनिज्म जो बन रहे हैं, उन नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर विद द टाइम क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, और दूसरा वो जो स्पीसीज एक्स है वैसे की वैसी स्पीसीज आगे भी बनी हुई है, तो इसका कारण तो क्या है? वो करेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। और दूसरा जो इवोल्यूशन का कारण है कि जो करेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उनके साथ साथ कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं समय के साथ। तो देयर आर टू थिंग्स, एक तो ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन और फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, एंड द नेक्स्ट वन, ये जो मेंबर्स पैदा होते जा रहे हैं, जैसे एक्स स्पीसीज के जो मेंबर्स पैदा होते जा रहे हैं, दे विल शो द डिफरेंसेस। वो क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स में भी और आपस में भी क्या शो करेंगे? कुछ डिफरेंसेस शो करेंगे। उनको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। तो देयर आर टू टर्म्स आर कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। एक तो क्या? हेरिडिटी या इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स, एंड द सेकंड वन differences among the members of species, and these two phenomena which are called inheritance or the heredity or the variations are included in या under the genetics।
यानी कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच विच इज डीलिंग विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द सेकेंड वन इज वेरिएशंस. इज दिस क्लियर? And that can be understood by yes, by this particular thing. क्या? If there is a continuity of life, and this continuity of life through the process of reproduction is the basis of existence of a species. And the second one thing, the evolution. The evolution means आप with the time क्या हो रहे हैं? अपडेट हो रहे हैं, ठीक है ना? And that updatation after a period, long period, may be the region of the origin of new species. और वो किसका कारण भी बन सकता है? नई जाति के विकास का, नई स्पीसीज के विकास का भी. ठीक है, तो ये संभव है. तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर दो चीजें हो रही हैं. करेक्टर्स जो है, क्योंकि वैसी की वैसी लाइफ पैदा हो रही है, तो इसका मतलब करेक्टर्स पहले वाली लाइफ से नेक्स्ट लाइफ में क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं. और दूसरा, जो वैसी की वैसी पैदा हो रही है वो पहले वाली से अपडेटेड है, कुछ चेंजेस शो करती है, तो इसका मतलब क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उनको अपन क्या कह रहे हैं? वेरिएशंस. इज दिस क्लियर? अब देखिए, जेनेटिक्स को अपन अब ये डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. ये कलेक्टिव स्टडी है किसकी? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की. स्टडी ऑफ heredity and variations, in which we have defined the heredity. Heredity का मतलब तो क्या है? Transmission of characters from parents to the progeny. And the variations का मतलब क्या है? Members of a species will show the differences. ठीक है ना? एक ही जाति के सदस्य भी आपस में क्या करेंगे? कुछ करेक्टर डिफरेंसेस क्या करेंगे? शो करेंगे. Those are called the variation. The term genetics का मतलब ग्रीक वर्ड है to grow, and this term given by W. बेटसन के द्वारा ये टर्म दी गई थी जेनेटिक्स. ठीक है ना? फर्स्ट यूज्ड बाय द बेटसन. ठीक है ना? ये ध्यान में रखना. फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल. मॉडर्न जेनेटिक्स जो है उसके फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो है बेटसन. Batson is considered as the father of modern genetics. और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बेटा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, then your answer will be T.H. Morgan. इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, और ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए लिंकेज थ्योरी जो है उसको दिया था इन्होंने. ठीक है ना? सेक्स लिंकेज के बारे में बताया था इन्होंने. तो ये जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है वो है कौन? टीएच मॉर्गन. और अगर इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स पूछ लिया जाए ह्यूमन जेनेटिक्स जो है, तो उसके ऊपर सबसे पहले स्टडी की थी ए गैरॉड. ए गैरॉड जो थे उनको अपन ये कह सकते हैं कि बायोकेम यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर हैं. Human genetics and biochem genetics. ठीक है ना? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फर्स्ट मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर को इन्होंने ही डिस्कस किया था, ब्लैक यूरिन डिजीज जिसको अपन बोलते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया. उसके बाद तो बहुत फिनाइल कीटोन्यूरिया, डकुने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है ना, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये कई प्रकार की डिजीज
का हमें ह्यूमन बींग्स के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता चला है, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट जो था एल कैप्टोल्यूविया, ठीक है ना, ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको डिस्कवर किया था किसने? गैरोड ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है ये जिसके लिए। अब देखिए अपन आते हैं अपने मूल पॉइंट के ऊपर, जिसमें अपने शुरू में अपने क्या कहा कि द ब्रांच ऑफ द साइंस और द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। तो देयर आर टू थिंग्स आर कमिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो क्या निकल कर क्या रही है? हेरिडिटी, और दूसरी क्या है? वेरिएशंस। तो वी विल डिस्कस अबाउट दीज। हेरिडिटी क्या बेटा? सिंपली अपन ने क्या कहा? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। पेरेंट्स से संतति या प्रोजेनी को कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, ठीक है ना, और या इनहेरिटेंस। और ऐसे जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हुए हैं उनको अपन बोलते हैं इनहेरेंट कैरेक्टर्स या हेरिडिटिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, जिनका ट्रांसफर हुआ है। अब इस प्रोसेस के अंदर अपन क्या देखते हैं? हेरिडिटी क्या इंश्योर करती है? हेरिडिटी इंश्योर करती है कि मंकी की प्रोजेनी क्या होगी? मंकी। लॉयन की प्रोजेनी क्या होगी? लॉयन, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स की प्रोजेनी क्या होगी? ह्यूमन बींग्स। ऐसे ही डॉग की प्रोजेनी डॉग। यानी कि अगर इनको एक प्रोवर्ब में अपन इंक्लूड करें तो लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब क्या है? जैसा है वैसा वो क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो जैसा है उससे वैसी संतान इसलिए पैदा हो रही है, ह्यूमन से ह्यूमन, लॉयन से लॉयन, क्योंकि देयर इज ए इंफॉर्मेशन टू बी द ह्यूमन, ठीक है ना। मानव बनने के लिए एक इंफॉर्मेशन है किसके अंदर? पेरेंट्स के अंदर। और वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसके अंदर? गैमेट्स के थ्रू किसके अंदर? नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। वो जो इंफॉर्मेशन है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या वो आपका क्या है? जेनेटिक मेकअप है। और वो जेनेटिक मेकअप जो है उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो आपको पूर्व जो स्पीसीज है वैसी ही जो आपकी पूर्व स्पीसीज जो है उसके जो पूर्व मेंबर्स हैं वैसा ही आपको क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस या हेरिडिटी की करेक्ट है, इसको समझाने के लिए समय समय पे अलग अलग थ्योरी आई। सबसे पहले जो थ्योरी आई थी जिनको अपन ने एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी क्या समझाने के लिए? कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, कैसे लाइक बिगेट्स लाइक होता है, यानी कि जो है प्री एग्जिस्टिंग वैसा ही उससे क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा हो रहा है। ये समझाने की कोशिश की थी। तो उन थ्योरीज को वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे जिनको मिक्स्ड थ्योरीज कहते हैं या ब्लेंडिंग थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो वो थ्योरीज जो है उनको वन बाय वन अपन ले रहे हैं, ठीक है। द थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी को समझाने वाले जो थ्योरीज थी उनको, तो उन थ्योरीज के अंदर हेरिडिटी एक्सप्लेनिंग थ्योरीज, या ये समझाने वाली थ्योरीज की कैसे लाइक बिगेट्स लाइक है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो थ्योरी आती है बेटा वो आती है व्यापर थ्योरी, ठीक है ना। दिस वाज गिवन बाय ए ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने दी थी पाइथागोरस। इन्होंने क्या बताया कि जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दोनों की बॉडी से वेपर निकलती है और वो वेपर आपस में मिक्स होती है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। दैट वेपर विल मिक्स्ड एंड विल गिव राइज द न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
आज के लिए अपन ये कह सकते हैं कि हास्यास्पद है, लेकिन उन्होंने शुरुआत की कि कैसे वो जीव जो है वो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग पैदा हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि देयर इज ए सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द मदर एंड फादर या मेल और फीमेल के बीच में, और ड्यूरिंग दैट दोनों की बॉडी से क्या निकल रही है, वेपर। यानी कि उनका ये मानना था कि ये जो वेपर दोनों की बॉडी से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान निकलती है, उस वेपर के अंदर वो इंफॉर्मेशन निहित है किसकी, ह्यूमन बीइंग्स है तो ह्यूमन बीइंग्स की, लोयन है तो लोयंस की, और वो वेपर आपस में मिक्स होकर के क्या करती है, अगेन जो पेरेंट्स है उनके समान संतति पैदा कर रही है। ठीक है ना, दैट वेपर इज गोइंग टू बी मिक्स्ड एंड गिविंग राइज द न्यू प्रोजेनी विच इज सिमिलर टू द पेरेंट्स। दैट वाज गिवन बाय द पाइथागोरस। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेपर थ्योरी। ये आप ध्यान में रखें। द सेकेंड वन थ्योरी, that is liquid theory and also known as Siemens theory, and this was given by the Empedocles। ये किसके द्वारा दी गई थी, Empedocles। ठीक है, Empedocles ने क्या बताया कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल एंड फीमेल की बॉडी से लिक्विड निकलता है जिसको उन्होंने सीमन नाम दिया, और ये लिक्विड आपस में क्या होता है, मिक्स होता है, और मिक्स होकर के क्या कर रहा है, न्यू प्रोजेनी को पैदा कर रहा है, दैट इज गिविंग द न्यू प्रोजेनी। ठीक है ना, दैट्स व्हाई इन्होंने वेपर की जगह पे क्या बताया कि जो निकलने वाला सब्सटेंस है वो लिक्विड है, वेपर ना होकर के, और दोनों की बॉडी से वो निकलने वाला वेपर आपस में मिक्स होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, और मिक्स होकर के वो जो मिक्स्ड स्ट्रक्चर बनती है वही धीरे धीरे नई प्रोजेनी के अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो थी बेटा प्यूरिफाइंग ब्लड थ्योरी। प्यूरिफाइंग ब्लड थ्योरी जो अरस्तु ने दी थी, प्यूरिफाइंग ब्लड थ्योरी, दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग। इनका भी जो था दृष्टिकोण, प्यूरिफाइंग ब्लड थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बताया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल और फीमेल दोनों की बॉडी से क्या होगा, लिक्विड यानी कि सीमन निकलेगा। ध्यान से सुनना इसको, लेकिन मेल जो सीमन होगा वो प्योर होगा, प्यूरिफाइड होगा, और जो फीमेल सीमन होगा वो प्यूरिफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, ये प्यूरिफाइड और ये अनप्यूरिफाइड, मेल और फीमेल का। तो प्यूरिफाइड जो है उससे तो डेवलपमेंट होगा किसका, ऑर्गेनिज्म का, और इस डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, फीमेल सीमन जो अनप्यूरिफाइड है डेवलपिंग को। तो इस थ्योरी को नाम क्या दिया गया, प्यूरिफाइड ब्लड थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि मेल सीमन एंड फीमेल सीमन निकल रहे हैं। मेल फीमेल, मेल जो सीमन है, वीर्य है, वो कैसा है, लिक्विड कैसा है, प्यूरिफाइड है, और उसी में वो इंफॉर्मेशन निहित है नया जीव बनने की। ठीक है, और जो अनप्यूरिफाइड है वो उसको क्या कर रहा है, डेवलपिंग जीव जो है उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद और आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट जो थ्योरी आई वो आई प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो थी दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्री फॉर्मेशन। It was given by the Antony von Leeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो थे उन्होंने दी थी, एंड सपोर्टेड बाय, इस थ्योरी को सपोर्ट किया था फिर कई साइंटिस्ट ने, जिसमें हॉर्ट सोइकर था, हॉर्ट सोइकर, रॉक्स था, इसके अलावा स्वेमरडम, मेलपिगी, मल्टीपल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। इन लोगों का क्या मानना था
कि जो गैमिट्स हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपस में मिक्स हो रहे हैं, उन गैमिट्स में से किसी एक गैमिट के अंदर, चाहे वो क्या हो, एग हो, चाहे वो क्या हो, स्पर्म हो, उसमें पहले से एक छोटा माइन्यूट ऑर्गेनिज्म या प्रोजेनी क्या होती है, उपस्थित होती है, पहले से ही उपस्थित है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, कुछ लोग ये मानते थे कि वो किसके अंदर उपस्थित है, एग के अंदर, उनको क्या कहा गया, ओविस्ट। और कुछ लोगों का ये मानना था कि वो एग में नहीं उपस्थित है, वो किसमें है, स्पर्म में, उनको क्या कहा गया, स्पर्मिस्ट। ठीक है। और यहां पे जो ऑर्गेनिज्म उपस्थित था, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, उसको क्या नाम दिया गया, होमनक्यूलस। होमनक्यूलस का मतलब एक स्मॉल ह्यूमन बीइंग। कुछ को क्या नाम दिया गया, या कुछ ने इसको क्या कहा, एनिमेक्यूल। पहले से उपस्थित जो मेंबर है या सदस्य है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या नाम दिया गया, एनिमेक्यूल। ठीक है। इस होमनक्यूलस की प्रेजेंस ओवा में थी तो उनको क्या कहा गया, ओविस्ट। इस एनिमेक्यूल की प्रेजेंस किसमें, स्पर्म में थी, तो उनको क्या कहा गया, स्पर्मिस्ट। ये थ्योरी क्या कहलाती है, प्री फॉर्मेशन, यानी कि पहले से निर्मित उपस्थित है किसके अंदर, गैमेट के अंदर। कोई से में भी एक में उपस्थित हो सकता है, वो एग में या स्पर्म में। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना था इस संदर्भ में। कुछ स्पर्म में मान रहे थे उसकी उपस्थिति, कुछ किस में मान रहे थे, ओवा में। इज दिस क्लियर? दैट इज गिवन बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहोक। और उन्होंने क्या कहा कि यही समय के साथ फिर क्या होता जाता है, ये जो माइन्यूट होमनक्यूलस है, यही समय के साथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और बड़े ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, फिर जो अगली थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एपिजेनेसिस की जो थ्योरी थी उसमें क्या बताया गया, ये वॉल्फ के द्वारा दी गई थी, वॉल्फ नाम ध्यान में रखना। और इन्होंने बताया कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो गैमेट्स फ्यूज होते हैं, उन गैमेट्स के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होता है। अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल यानी कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है तो वो क्या नहीं हो सकता, डायरेक्टली डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन इन गैमेट्स के अंदर जो अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है, अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल दोनों के अंदर, मेल और फीमेल गैमेट के अंदर, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होगा, ये गैमेट्स आपस में मिक्स होंगे तो ये अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। और ऑर्गेनाइज्ड होकर के फिर न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देगा। तो गैमेट्स हैव द अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, ठीक है ना। व्हेन दे विल फ्यूज दिस अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ये अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा और फिर क्या करेगा, नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा। दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ठीक है, वॉल्फ के द्वारा दी। नेक्स्ट फिर उसके बाद में पार्टिकुलेट थ्योरी। पार्टिकुलेट थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द माउपर्टियस। ये नाम ध्यान में रखना आपको, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि मेल और फीमेल की बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर माइक्रो पार्टिकल्स बनते हैं। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में माइक्रो पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। और ये माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में बनते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो पार्टिकल्स जो प्रत्येक पार्ट में बन रहे हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, वो आपस में क्या हो जाते हैं, दे विल गॉट मिक्स्ड, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होकर के फिर क्या करेंगे, चूंकि वो पार्टिकल बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बने हैं तो उन पार्टिकल्स में अलग अलग पार्ट्स को बनाने की इंफॉर्मेशन है। क्योंकि वो पार्टिकल्स बॉडी के अलग अलग पार्टिकल पार्ट्स में बने हैं, हिस्सों में बने हैं, इसलिए उन पार्टिकल्स में सभी हिस्सों की क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो वो आपस में मिक्स होकर के क्या करेंगे, नए ऑर्गेनिज्म को बना देंगे।
ठीक है, तो उसको क्या कहा गया, पार्टिकुलेट थ्योरी। इस पार्टिकुलेट थ्योरी को फिर चार्ल्स डार्विन ने थोड़ा मॉडिफाई किया और अलग नाम से दिया, दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ पेंजेंसिस, थ्योरी ऑफ पेंजेंसिस। ये किसने दी बेटा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ पेंजेंसिस, उसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पार्ट्स की जगह पे ऑर्गन वर्ड यूज किया कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन जो है, ऑर्गन ए, ऑर्गन बी, ऑर्गन सी, उनके अंदर जो माइक्रो पार्टिकल्स बन रहे हैं, वो माइक्रो पार्टिकल्स उस ऑर्गन की इंफॉर्मेशन लिए हुए हैं, और इन माइक्रो पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया पेंजीन या गेम्यूल, गेम्यूल भी बोल देते हैं। क्या नाम दिया, पेंजीन या गेम्यूल। अब ये पार्टिकल्स जो बने वो मेल गेमिट में आ गए, और फीमेल से किस में आ गए, फीमेल गेमिट में आ गए। ठीक है, अब इन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं उनका एवरेज कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, जिसमें वो सभी कैरेक्टर्स होंगे जो इन पेरेंट्स में, लेकिन पेरेंट्स का एवरेज आपस में मिक्स होंगे तो एवरेज कैरेक्टर्स के साथ पैदा होगा, यानी कि इसकी हाइट ज्यादा, यानी कि इसके हाथ की लेंथ, मान लो हाथ से जो पार्टिकल आया वो हाथ बनाने वाला वो मेल से आया है, मेल के हाथ लंबे हैं और इसके छोटे हैं, तो दोनों का एवरेज पैदा हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों मिक्स होंगे तब कौन से, हाथ बनाने वाले। ऐसे ही पैर बनाने वाले पार्टिकल दोनों से बन करके आए हैं, दोनों मिक्स होंगे, एवरेज। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या आईक्यू है उससे रिलेटेड, इज दिस क्लियर। तो ऐसा उन्होंने कहा, किसने, और ये जो पार्टिकल्स थे जो अलग अलग ऑर्गन में पैदा हो रहे हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिन या गैम्यूल्स, इज दिस क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन ले रहे हैं वो है इनकेसमेंट थ्योरी। ये भी अपने आप में एक ये कह सकते हैं कि आज के लिए तो हास्यास्पद है, ठीक है, इनकेसमेंट थ्योरी, लेकिन उस समय जो उनको समझ में आया उसके हिसाब से उन्होंने हेरिडिटी को समझाने के लिए कि कैसे प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स के समान पैदा हो रही है, कैसे वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको समझाने के लिए उन्होंने इसको यूज किया। एनकेसमेंट थ्योरी चार्ल्स बोनेट के द्वारा दी गई, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो फीमेल की बॉडी है, फीमेल बॉडी इज लाइक ए चाइनीज बॉक्स। ठीक है ना, चाइनीज बॉक्स लक से जुड़ा हुआ होता है, गुड लक से जुड़ा हुआ, मोस्टली गिफ्ट वगैरह अपन देते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बॉक्स जो होता है उसके अंदर उससे छोटा बॉक्स, फिर उससे छोटा बॉक्स, फिर उससे छोटा बॉक्स। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि जो फीमेल की बॉडी है वो किसके रूप में होती है, चाइनीज बॉक्स के रूप में होती है, यानी कि उसमें प्री एग्जिस्टिंग पहले से एक छोटा क्या है, फीमेल उपस्थित है या ऑर्गेनिज्म उपस्थित है, और उसकी बर्थ उसके द्वारा की जाती है। ठीक है ना, और जो पैदा हो रही है उसकी बॉडी के अंदर उससे भी छोटा फीमेल जो है ऑर्गेनिज्म क्या है, पहले से उपस्थित है, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी, यानी कि चाइनीज बॉक्स के अंदर चाइनीज बॉक्स, चाइनीज बॉक्स के अंदर चाइनीज बॉक्स। तो उन्होंने ये तरीका बताया, जैसे ये फीमेल है तो उसके बॉडी के अंदर पहले से फीमेल बॉडी उपस्थित है, ठीक है, वो बर्थ लेती है और डेवलप हो जाती है, फिर वो जो फीमेल पैदा हुई है उसके अंदर भी पहले से ही क्या है, छोटी फीमेल उस क्या है उपस्थित है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, चाइनीज बॉक्स थ्योरी या इनकेसमेंट थ्योरी। ठीक है, अब देखिए यहां तक जब अपन आए तो इन सब बातों में ये समझाया जा रहा था कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, यानी जो अपने वेजिटेटिव या सोमेटिक पार्ट्स हैं उनके अंदर क्या बन रहे हैं, कोई यूनिट्स बन रही हैं, और वो यूनिट्स किसके अंदर आकर के गैदर हो रही हैं, लिक्विड में या सीमन में या गैमिट में, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, एक मेल का दूसरा जो ऑर्गेनिज्म यानी कि फीमेल जो है उसके बॉडी में बनने वाले लिक्विड से क्या हो रहा है या गैमिट से क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। ठीक है, और फिर मिक्स होकर के जो जीव पैदा हो रहा है उसमें दोनों के एवरेज क्या आ रहे हैं, कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट जो थ्योरी थी जिसने इन सभी थ्योरीज को थोड़ा सा अपने कह सकते हैं कि ब्रेक दिया, अपोज किया, और वो थी जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
या हेरिडिटी को समझाने के लिए, और दैट वाज गिवन बाय द विजमैन। ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा कि इन केस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स द प्रोटोप्लाज्म और द प्लाज्मा इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स। एक तो सोमेटोप्लाज्म और एक है जर्म प्लाज्म। ठीक। सोमेटिक सेल्स जो है, कायिक कोशिकाएं, सोमेटिक सेल्स बॉडी पार्ट जो बना रहे, इनमें जो उपस्थित प्लाज्मा है वो कौन सा है? सोमेटोप्लाज्म। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट जो प्लाज्मा है वो कौन सा है? जर्म प्लाज्मा। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये सोमेटोप्लाज्म जो है ये मोर्टल है, यानी कि नश्वर है। ये तो नश्वर है तो इसका मतलब वो क्या नहीं हो सकता? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकता, यानी कि नॉट इनहेरिटेबल। कैरेक्टर्स को लेकर के ये नहीं जा सकता। जबकि जर्म प्लाज्मा है वो कैसा है? इमोर्टल, अनश्वर है। अर्थात कैरेक्टर्स को लेकर के जाने वाली यूनिट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन है? जर्म प्लाज्मा। एंड दैट जर्म प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन गैमेट्स उनके अकॉर्डिंग, और वो गैमेट्स जो है फ्यूज होते हैं, और उस गैमेट्स के फ्यूज होने में जो उनमें जर्म प्लाज्मा आया है, उस जर्म प्लाज्मा के अंदर क्या है? कैरेक्टर्स की यूनिट है, और वो क्या कर रहे हैं? फिर नेक्स्ट जो प्रोजेनी उसको पैदा कर रहे हैं। अब जो प्रोजेनी पैदा होगी उसके अंदर क्या होगा? ये जर्म प्लाज्मा से जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है उसमें फिर से क्या बनेगा? जर्म प्लाज्मा और सोमेटोप्लाज्मा। सोमेटोप्लाज्मा जो है वो क्या है? नश्वर है, तो वो आगे नहीं जाएगा, वो उस ऑर्गेनिज्म के साथ रहेगा। ठीक है ना। लेकिन या समय के साथ नष्ट होता जाएगा, लेकिन जो जर्म प्लाज्मा है वो नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर फिर से क्या होगा? ट्रांसफर होगा, कैरेक्टर्स को लेकर के जाएगा। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर्स को इनहर्ट करने वाली जो यूनिट है वो क्या है? जर्म प्लाज्मा। ठीक है। ऑल दीज थ्योरीज विच वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है ना, इनको क्या नहीं किया गया है? एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का जो पर्टिकुलर पैटर्न बनाती है वो कौन सा बताती है? ब्लेंडिंग। ठीक है ना। पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस या मिक्स्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें ये क्या कहना चाह रही हैं, या इनका जो पर्टिकुलर अपन ये कह सकते हैं कि सेप रिजल्ट निकल करके आता है, एक्सपेक्ट निकल करके आता है, वो क्या निकल के आता है कि जैसे कोई एक ब्लैक मेल है और व्हाइट फीमेल है, तो उनसे जो संतान पैदा होगी वो एवरेज कलर वाली पैदा होगी। या अगर कोई 6 फीट का है और 3 फीट फीमेल है, दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और संतान पैदा होती है, तो दोनों का एवरेज 4.5 फीट की संतान पैदा होंगी, जितनी भी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। यही हम आगे मेंडेलियन जेनेटिक्स में समझेंगे कि दोनों पर्टिकुलर पेरेंट्स हैं, उनसे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली यूनिट नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, लेकिन एक कैरेक्टर के लिए जो दो यूनिट, एक कैरेक्टर के लिए जो यूनिट्स मेल से और फीमेल से दोनों से बच्चे को मिल रही है, उनमें से कोई सी एक एक्सप्रेस होती है। ठीक है ना। और इसीलिए जो एक्सप्रेस होती है वो डोमिनेंट कहलाती है, जो नहीं होती है वो रेसेसिव कहलाती है। ऐसा नहीं है कि सारी संतान जो है एक कपल की जो पैदा होंगी वो दोनों माँ और बाप के एवरेज कैरेक्टर वाली पैदा होंगी। ठीक है ना। दोनों से कैरेक्टर्स की यूनिट आएंगी, लेकिन जो डोमिनेंट होंगी वो एक्सप्रेस होंगी, और जो रेसेसिव होंगी वो एक्सप्रेस नहीं होंगी। इज दिस क्लियर? तो वी विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स। ठीक है। इन नेक्स्ट टॉपिक अब अपन जो स्टार्ट करेंगे, वेरिएशंस को समझेंगे, और फिर अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।